ये शूट आउट महज कुछ सेकंड्स का था, लेकिन जब गोलियां रुकी तो 5 जानें जा चुकी थी। ये सीन तो आपको याद ही होगा, जब शाहजैन मरी के लोगों ने बरकत सुमरो और उसके दोस्त को गाड़ी से निकालकर खूब मारा था। और शाहरुख जतोई का केस कोई भी कैसे भूल सकता है, जब डीएसपी औरंगजेब खान के घर से एक बेटी की डोली और बेटे का जनाजा एक साथ उठे। ये तो थे कराची की सड़कों पर होने वाले कुछ वाकयात, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि फ्यूडल्स की ये औलादें अपने इलाकों में क्या करती होंगी, और क्या वजह है कि हुकूमत किसी की भी हो, ये हमेशा पावर में रहते हैं। मैं हूं शिफा लगारी और आज मैं आपको सुनाऊंगी पाकिस्तान में जारी वडेरा राज की कहानी। वडेरा राज की चलिए चलते हैं 1793 के अंग्रेजों के हिंदुस्तान में, लेकिन उससे पहले रफ्तार को सब्सक्राइब कर लीजिए। गोरा साहब हिंदुस्तान के कोने कोने से रिसोर्सेज और खजाने निकालकर बरतानिया ले जा रहे थे, लेकिन एक रिसोर्स थी जिसे वो अपने साथ किसी जहाज पर लोड करके नहीं ले जा सकते थे, और वो थी जमीनें। और फिर गोरा साहब ने इन जमीनों से ज्यादा माल बनाने के लिए 1793 में एक नया कानून पास किया, जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। आसान अल्फाज में आप इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी का February 8 मोमेंट भी कह सकते हैं, जब गोरा साहब ने जमीन की ओनरशिप असल मालकान से छीनकर अपने वफादार जमींदारों में बांट दी। ये तमाम की तमाम ज़मीनें उनके अंग्रेज़ों के वो वफादार जिन्होंने 1857 की जिसे जंग आज़ादी भी कहते हैं तो अंग्रेज उसको गदर कहता है, उसके सिले के तौर पर जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, वफादारी की, बिलखुसूस पंजाब के वो अमीरजादे, अपर क्लास के लोग, गदी नशीन, ये सब वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ का साथ दिया उस बगावत को कुचलने में। तो उन्हें उसकी एवज़ में जागीरें अता की गई। फिर वो लोग जो अंग्रेज़ के लिए जंगें लड़ी, ख़ासतौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जिन्होंने मुख्तलिफ महाजों पे अंग्रेज़ की फ़ौज में जंग लड़ी, हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ की वफादारी की जंग लड़ी, उन्हें भी ये जागीरें अता की गई इनाम इकराम के तौर पर। यूँ अंग्रेज़ ने जागीरदाराना सरिश्ते और ज़मीन को वफादारियाँ ख़रीदने का और एक लायल पावरफुल क्लास पैदा करने का जरिया बनाया। लेकिन जो जमींदार गोरा साहब के लिए ठीक से काम नहीं करता, गोरा साहब उसे नाअहल करार देकर जमीन किसी और वफादार के हवाले कर देते। लेकिन एक मसला हुआ, जिन जमींदारों को ये फॉर्म 47 की जमीनें दी गईं, वो उसे वाक़तन अपनी समझने लगे, और जब गोरे वो जमीनें उनसे वापस लेकर किसी और को दे देते, उन्हें बहुत बुरा लगता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म 47 जमींदारों ने गोरा साहब पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। 1799 में तो बाकायदा हंगामे हो गए, जिसके बाद गोरा साहब ने कानून में तब्दीलियां करना शुरू कर दी, और फिर अगले 13 सालों में सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। जमींदारों ने गोरों को कन्विंस किया कि अगर इन्हें इन जमीनों से पैसा चाहिए तो जमींदारों को मजीद पावर्स देनी होंगी। गोरा साहब को वैसे भी लोगों से क्या लेना देना था, उन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए था। उन्होंने जमींदारों की सारी डिमांड्स मान ली, और फिर जमींदार इतने ताकतवर हो गए कि जिस हारी को चाहे कैद कर लें, जिसका चाहे माल मवेशी बेच दें, और अगर कर्जदार हारी गांव छोड़कर भाग जाए तो पूरे गांव से वो कर्जा वसूल करें। लेकिन गोरों ने जो किया वो किया, वो तो थे ही कॉलोनाइजर्स। अफसोसनाक बात यह है कि आजाद रियासत बनने के 78 साल बाद भी पाकिस्तान में वडेरा राज पूरी ताकत से जारी है, और शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान बनाने में भी इन फ्यूडल्स का बहुत बड़ा हाथ था। यकीन नहीं आ रहा? लेट मी एक्सप्लेन। जब 1937 के इलेक्शंस हुए तो मुस्लिम लीग बुरी तरह नाकाम हो गई। खास तौर पर पंजाब से तो उसका सफाया ही हो गया, जहां पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स की जमात यूनियनिस्ट पार्टी ने हुकूमत बनाई। 1945 में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन वो तो अल्लाह भला करे कायदे आज़म का, जिन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी के सरदार सिकंदर हयात को पार्टी समेत
मुस्लिम लीग में शामिल होने पर राजी कर लिया। और फिर जो हुआ वो तो होना ही था। फ्यूडल्स की मदद से बनने वाला मुल्क उन्हीं के खिलाफ कैसे जा सकता था। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है, मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज पे कोई 200-250 रुपए। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज ये कि मुझ नाचीज से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज की एक कीमत होती है, और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की जरूरत है। बरतानवी राज खत्म होने के भी यह सिलसिला जारी रहा, क्योंकि नई ममलकत में हुक्मरान वही लोग बने जो अंग्रेज के मरात याफ्ता थे, जिनके खानदानों को, जिनके आबा अजदाद को अंग्रेजों ने जमीन दी। उन्हीं लोगों को पाकिस्तान का हुक्मरान बनाया गया। वही नवाब थे, वही खान बहादुर थे, तो इस तरह के जो टाइटल्स थे जो अंग्रेज की वफादारी के एवज मिले थे, तो वो तब से हुक्मरानी का हिस्सा थे। और बाद में जब नया मुल्क बना तो हुक्मरानी उन्हीं के हिस्से में आई, मुल्क और अवाम उन्हीं के मातहत आया। लिहाजा ये सिलसिला चलता रहा, और अब चूंकि एक मुकम्मल आज़ाद मुल्क उन कुव्वतों को मिल गया जहां कानून की हुक्मरानी का कोई तस्वर नहीं था। अंग्रेज़ के दौर में चले बराए नाम ही सही, लेकिन एक हद तक कानून की हुक्मरानी भी होती थी। तो नई ममलकत में तो वो उससे भी आज़ाद ठहरे। लिहाजा ये सिलसिला ज़्यादा तूल पकड़ता गया, और आज तक पाकिस्तान के ऊपर सही माना में अगर किसी का कब्जा है, वो सिविल मिलिट्री जो भी हुकूमतें आती हैं उसमें वही लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, आप उनके शजरा नसब निकाल के देख लें, ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज की वफादारी की, वही लोग पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करते रहे हैं। वैसे तो अयूब खान के रिफॉर्म्स को रिफॉर्म कहना भी रिफॉर्म्स की तौहीन होगी, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है कि अयूब खान ने इरिगेटेड एरियाज के लिए लैंड होल्डिंग की मैक्सिमम लिमिट 500 एकड़ और अनइरिगेटेड एरियाज के लिए 1000 एकड़ कर दी। 1000 एकड़। कराची का पूरा नेशनल स्टेडियम 10 एकड़ का है। भुट्टो के मुताबिक अयूब खान के रिफॉर्म्स सिर्फ एक धोखा थे, और फिर उन्होंने 1972 में मैक्सिमम लैंड होल्डिंग 150 और 300 एकड़ कर दी। इन रिफॉर्म्स के मुताबिक किसी को भी इससे ज्यादा जमीन रखने की इजाजत नहीं थी, और फिर 1977 में भुट्टो ने इन लिमिट्स को 100 और 150 एकड़ तक कम कर दिया। लैंड रिफॉर्म्स जब हुई तो उसका मकसद ये था कि लैंड होल्डिंग जो है एक शख्स के पास एक हद से ज़्यादा नहीं हो सकती, और उसे सिंधी में हम कहते थे, जो यहाँ पे पुराना एक जो रेवोल्यूशनरी सूफी थे, जो खेड़े सो खाए, मतलब जिस ज़मीन पे जो हारी काम करता है उस पे उसका हक है। और ये सिस्टम नहीं चल सकता कि कोई भी एक शख्स या ख़ानदान सैकड़ों या हज़ारों एकड़ ज़मीन के मालिक हों, और उस पे जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके ग़ुलाम बन के रह जाएं, उनकी तरक्की ना हो, उनको तालीम ना हो, उनके बच्चे भी ग़ुलाम हों, और आप एक इनफॉर्मल स्लेवरी को परपेचुएट कर रहे हों। और फिर यही फैसला इन्हें पंजाब में ले डूबा। 1988 में मार्शल लॉ के चलते मुफ्ती तकी उस्मानी ने फतवा दिया कि ये लैंड रिफॉर्म्स शरीयत के खिलाफ हैं, और फिर क्या, वडेरों की जमीन उन्हें वापस मिल गई और उनकी पावर मल्टीप्लाई हो गई। लैंड रिफॉर्म से ये तो हुआ था कि लैंड जो है वो डिवाइड होता गया, फैमिलीज जैसे एक्सपैंड होती हैं वो बढ़ता गया। लेकिन जब हम फ्यूडलिज्म की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये एक सोच है, ये एक सोच है जिसमें जो ताकतवर है उसका असर होता है, सियासी असर होता है, पुलिस पर उसका असर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे उसका असर होगा, वो हाकिम के तौर पे अपने आप को बिहेव करता है, बाकी सबको अपनी महकूम देखता है, और उसमें एक्सप्लॉयटेशन भी होती है।
ट्रेडिशनली हमारे यहाँ जो वडेरे का किरदार है वो कहीं कहीं पे पॉजिटिव भी रहा, क्योंकि जहाँ पे मुनसिफ है, सादिक है, अमीन है वडेरा, जो लोगों को साथ लेकर चलता है, उनकी नीड्स पूरी कर रहा है, वो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम कर रहा है। ये वही रोल है जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो मलक जो रोल प्ले करते थे, या पंजाब में कहीं कहीं पे चौधरी ये रोल प्ले करते थे, वो यहाँ पे हमारे यहाँ वडेरा प्ले करता था। आज पाकिस्तान में गांव के गांव जमींदारों की हुक्मरानी में आते हैं। कुछ की जमीनें तो 6 रेलवे स्टेशंस तक फैली हुई हैं और हारी के बच्चे स्कूलों की जगह इन्हीं जमीनों पर काम करते हुए अपना दिन गुजारते हैं, जबकि वडेरों के बेटे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, प्रिंसटन जैसी यूनिवर्सिटीज से डिग्रियां लेकर इन्हीं पर हुक्मरानी करते हैं। हायर एजुकेशन तो दूर की बात, गांव के बच्चों को तो स्कूल की शक्ल भी नसीब नहीं होती। अब हम देखते हैं कि उनके जो बेटे हैं, औलादे हैं, उन्होंने अपने औलादों को पढ़ाया लिखाया है, वो पाकिस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, वो यूके अमेरिका के पढ़े हुए हैं और वापस यहाँ पर हैं। कोई बैरिस्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। तो तालीम उन्होंने अपने बच्चों को दिलाई है, लेकिन सोच उनकी नहीं बदली। ये वो जनरेशन है जो समझें कि पैदा हुई है सोने का चमचा मुंह में लेकर। इनको स्ट्रगल का कुछ ज़्यादा पता नहीं है जो इनके बड़ों ने, बाप दादा ने की होगी। तो इनका जो एटीट्यूड है वो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा कि वो पढ़े लिखे नज़र आएंगे, आपको अंग्रेज़ी भी बोल रहे होंगे, शायद प्रोफेशनल डिग्रीज भी हों, बाहर की भी हों, लेकिन अंदर से दे आर डीप डाउन उनका एक सेंस ऑफ डोमिनेशन है, सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, जो एक समझें कि जिसको मैं कहता हूँ कि एक गुरूर नज़र आता है आपको उनकी बात करने के तरीके में, उनके अंदाज में। और ये इससे पता चलता है कि दे बिलीव कि दे डिजर्व टू रूल। आप सोच रहे होंगे कि जमींदार कितने ही ताकतवर होंगे। मैं आपके साथ स्टैट्स शेयर करके आपको समझाती हूँ। 2% वडेरे और फ्यूडल्स पाकिस्तान की 50% जमीन के मालिक हैं, जबकि 75% पाकिस्तानियों के पास 1 इंच जमीन की मिल्कियत भी नहीं। रुके, दोबारा सुने। 2% वडेरे 50% जमीनों के मालिक हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस फैसले को 37 साल हो गए, इतनी हुकूमतें आईं, लेकिन किसी ने लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश क्यों नहीं की? आइए मैं बताती हूँ। तो इसकी वजह यह है कि नेशनल असेंबली की 60% नशिस्तें देही इलाकों से हैं, जहां सिर्फ जमीनों पर नहीं बल्कि वोटर्स पर भी वडेरों का राज चलता है। ये फ्यूडल्स जहां कहते हैं, जिसको कहते हैं, गांव वाले जी साईं हुकुम साईं करते करते अपना वोट डालाते हैं। सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं तो हमें ये नज़र आता है कि यहाँ पे तकरीबन हर ज़िले में बाअसर शख्सियात हैं, ख़ानदान हैं जो सियासत पे हावी हैं, जो एक तरह से हाकिम हैं अपने अपने इलाकों के। इसीलिए बड़ी बड़ी पार्टियां भी इन फ्यूडल्स को शौक से अपना टिकट दे देती हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें और अपनी गवर्नमेंट बना सकें। और फिर ये 2% वडेरे असेंबलियों तक पहुंचते पहुंचते 75% हो जाते हैं एंड द कैप्चर इज कंप्लीट। शायद इकबाल ने ऐसे ही डेमोक्रेसी के बारे में कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। वैसे कुछ बातें अल्ताफ भाई भी ठीक ही कहते थे। किस बात का हम जश्न मना रहे हैं? गोल्डन जुबली? गलत। पाकिस्तान 1947 को बज़ाहिर आजाद हुआ, अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से, सफेद चमड़ी, व्हाइट 14 अगस्त 1947 की आजादी के बाद पाकिस्तान की कौम काले अंग्रेजों की गुलामी में आ गई। किधर आजादी है? किधर आजादी है? फ्यूडल सिस्टम के पाकिस्तान की सियासत में इन्फ्लुएंस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले जरा गांव की तरफ वापस चलते हैं, जहां इन फ्यूडल लॉर्ड्स की मुनाफकत अपने उरूज पर नजर आती है। इनसे मिलिए, ये है मरहूम नवाब अकबर बुगटी, जिन्होंने खुद कराची ग्रामर, एचएसएन और ऑक्सफोर्ड जैसे इदारों से तालीम हासिल की, लेकिन इनके इलाके डेरा बुगटी की 96% खवातीन अपना नाम तक नहीं लिख सकती। इनसे मिलिए, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो,
सिर्फ ये नहीं बल्कि इनकी बेटी बेनजीर और नवासे बिलावल भी ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता हैं। लेकिन इनके इलाके गढ़ी खुदा बख्श के 60% लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं। चलिए पंजाब चलते हैं। ये डेरा गाजी खान है, साबिक सदर सरदार फारूक लखारी का इलाका। यहाँ इनकी कितनी जमीनें हैं, चलिए इन्हीं से सुन लेते हैं। मेरा अपना तो वहाँ है, जो वो है तकरीबन 10,000 एकड़। लेकिन डेरा गाजी खान का शुमार पंजाब के गरीब तरीन इलाकों में होता है। अपने बच्चों को लंदन से बैरिस्टर बनवाने वाले ये वडेरे गांव के मामला तय करने के लिए जिरगे बुलाते हैं। लेकिन ये जिरगा सिर्फ सिंध, पंजाब या बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान के हर कस्बे, हर गांव में जिरगा सिस्टम पाया जाता है। मुल्तान के करीब एक गांव में गर्मी सर चढ़कर बोल रही थी। तमाम गांव वाले जमीनों पर काम कर रहे थे और उन्हीं में एक 12 साल लड़की अपनी गाय के लिए चारा काट रही थी कि एक आदमी ने इस पर हमला किया। और जब तक कोई मदद को आता, उस बच्ची के साथ ज्यादती हो चुकी थी। अगर उस गांव में इंसाफ होता तो लोग पुलिस से मदद मांगते, लेकिन FIR कटवाने के बावजूद फैसला जिरगे ने सुनाया। आखिर ये घर का मसला था, क्योंकि विक्टिम और रेपिस्ट दोनों एक ही खानदान के थे। तमाम मर्द एक दरख्त के नीचे जमा हुए और जो फैसला सुनाया वो सोच कर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसूलन तो सजा उस रेपिस्ट को सुनानी चाहिए थी, लेकिन लपेट में आई उसकी 16 साला बहन। हुक्म हुआ कि विक्टिम के घर का कोई आदमी रेपिस्ट की बहन का रेप कर दे, ताकि हिसाब बराबर हो जाए। उनके लिए तो यही इंसाफ था। आखिर आंख के बदले आंख जो था। अगले दिन उस 16 साल लड़की को एक कमरे में घसीट कर ले जाया गया और ज्यादती का निशाना बनाया गया। अफसोस की बात तो ये है कि तमाम लोग खामोशी से ये फैसला पूरा होने का बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। बस जमीन का फटना ही बाकी रह गया था, क्योंकि नाइंसाफी की तमाम हदें तो पहले ही पार हो चुकी थी। लेकिन जिरगों में तो ऐसे ही होता है, जिसे चाहे इलाका बदर कर दें, जिसकी शादी जिससे चाहे करवा दें, और अगर उस पर भी बस ना चले तो मौत के घाट उतार दें। 2010 में सिंध हाई कोर्ट के सखर बेंच के जज जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी ने जिरगों पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन जो वाकया मैंने आपको अभी सुनाया वो 2017 का है। और तो और अपने खानदान की औरतें भी इन वडेरों से महफूज नहीं रहती। सिंध का एक पुराना गांव, मिट्टी की गलियां, दियों से सजा हुआ घर और दूर से आती ढोल की हल्की सी थाप। आंगन मेहमानों से भरा हुआ था और बीच में एक दुल्हन, फरीबा। गहरे लाल जोड़े में जेवर जो रोशनी में चमक रहे थे और मेहंदी जो जैसे उसके हाथों और पांवों पर कहानियां लिख रही थी। मगर उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो एक नई दुल्हन के होती है। उसके सुर्ख जोड़े के ऊपर एक भारी काली चादर थी, किसी ब्लैक होल की तरह, जो अपने अंदर फरीबा की सारी खुशियां और सारे ख्वाब खींचकर उन्हें हमेशा के लिए गायब करने वाली थी। मेहमान हंस रहे थे, गाने बज रहे थे, शादी के तमाम लवाजमात पूरे थे। बस एक कमी थी, दूल्हा गायब था। फरीबा की कजिन जुबैदा एक कोने से ये मंजर देख रही थी। उसका दिल बोझ से डूबा हुआ था। वो जानती थी ये आम शादी नहीं, फरीबा की शादी कुरान पाक से हो रही थी। रस्म का नाम था हक बख्शिश, एक रिवायत जो जमीन को खानदान के अंदर रखने के लिए बेटी की जिंदगी को कुर्बान कर देती है। फरीबा का बस अब एक ही फर्ज था, कभी किसी मर्द से शादी ना करना। उस शाम न रुखसती थी, न ससुराली, न नए ख्वाब, सिर्फ एक जिंदगी जो कुरानी आयात और तन्हा दिनों के हवाले कर दी गई। आज फरीबा एक हाफिजा है और सिलाई करते हुए अपना दिन गुजारती है। कुरान का हर लफ्ज उसके जहन में है, मगर उसका दिल एक ऐसी कहानी संभाले हुए है जो कोई सुनना नहीं चाहता। जी हाँ, जिसे क्रिश्चियनिटी में नन्स और हिंदुइज्म में देवदासियां होती हैं। लेकिन इस्लाम में इसका दूर दूर तक ना तो कोई जिक्र है, ना ही ये जायज है।
लेकिन सैयद घरानों में ऐसी रस्में बहुत सी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं। इस रस्म की सजा 7 साल कैद है। अदालतें फैसले देती रहती हैं, लेकिन इन फ्यूडल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि पिंडी से भी बड़े ताल्लुकात हैं। एक इशारे पर वो फौरन पार्टी बदल लेते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। अहमद हुसैन डहर 2008 में सीट मिली पीपल्स पार्टी के टिकट पर, 2013 में मुस्लिम लीग नून का रुख किया और फिर टिकट मिला पीटीआई की तरफ से 2018 में। सैयद बासित सुल्तान बुखारी 2002 में काफ लीग के टिकट पर एमएनए बने थे, फिर 2013 में सीट मिली नून लीग की तरफ से और 2018 में पीटीआई का रुख कर लिया। राना कासिम नून 2018 में नून लीग को अलविदा कहकर सदर्न पंजाब प्रोविंशियल फ्रंट ज्वाइन किया। नवाब शेर वसीर 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर एमएनए बने और 2018 में पीटीआई ज्वाइन कर ली। राजा रियाज 2016 से पीटीआई में हैं, लेकिन इससे पहले भुट्टो के नारे लगा रहे थे। नूर आलम खान ने 2017 में जहांगीर तरीन से एक मुलाकात के बाद पीटीआई ज्वाइन कर ली, पीपल्स पार्टी छोड़ते हुए, जिसका वो 2008 से हिस्सा थे। रियाज मजारी 2018 में आजाद हैसियत से जीते, लेकिन फिर पीटीआई का हिस्सा बन गए और उससे पहले नून लीग में थे। और सबसे ज्यादा पार्टियां तो खान साहब के एक्स बेस्ट फ्रेंड, लोधरा के लैंडलॉर्ड और शुगर टाइकून जहांगीर तरीन ने बदली। 2002 से 2007 तक काफ लीग, 2010 से 2011 तक फंक्शनल लीग, 2011 से 2023 तक पीटीआई और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और फिर इन वडेरों की एक प्रो मैक्स शक्ल भी होती है, जब ये फ्यूडल्स पीर साहब पगारा, मखदूम अमीन फहीम, शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी की तरह लैंडलॉर्ड्स के साथ साथ रूहानी लॉर्ड्स भी बन जाते हैं। जब किसी के पास इतनी सारी ताकत हो और उसे किसी कानून का कोई डर ना हो, तो फिर होता है कियोस। वो आदमी मुझे चिढ़ा रहा था, अब याद नहीं क्या बात थी, लेकिन मैंने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। मेरा मिजाज जरा जल्दी भड़कने वाला है, आप जानते ही हैं, लेकिन जाहिर है कि कबायली कानून के तहत ये कोई संगीन जुर्म नहीं। वैसे भी क्योंकि मैं सरदार का बड़ा बेटा हूँ, इसलिए अपनी जमीन पर मुझे जो चाहूं करने का पूरा हक हासिल है। हमें अपनी कौम पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है और वो इसे अपनी रिवायत का हिस्सा समझकर कबूल करते हैं। ये थे अल्फाज नवाब अकबर बुगटी के अपनी जिंदगी के पहले कत्ल के बारे में, जो उन्होंने महज 12 साल की उम्र में किया। ये वही अकबर बुगटी हैं जिन्होंने कराची ग्रामर स्कूल और एचएसएन कॉलेज से तालीम हासिल की, पूरी दुनिया घूमी और अय्याशी तो ऐसी की कि ना ही पूछे, लेकिन अपने कबीले के लोगों के लिए ऐसे उसूल कि बंदा बोले मुनाफकत की भी हद होती है। मगर ये तो 100 साल पुरानी बात थी। चलिए 2014 में चलते हैं। जुलाई की एक तपती दोपहर थी। 10 साला बच्चा तबस्सुम इकबाल गांव चक भोला के एक वडेरे के ट्यूबवेल में तैरने चला गया। ये पंजाब का वो हिस्सा था जहां जमीन लोगों की जिंदगी का फैसला करती थी। तबस्सुम और उसका खानदान एक छोटी सी जमीन पर रहता था, जो एक फ्यूडल लॉर्ड की मिल्कियत थी। उसके वालिद दिन भर खेतों में काम करते थे और बदले में वडेरा उन्हें घर, बिजली, पानी और उधार देता, एक ऐसा उधार जो कभी खत्म नहीं होता। उस दिन तबस्सुम को नहीं पता था कि सिर्फ एक ट्यूबवेल में नहा लेना उस गांव के लिखे ना लिखे कानून की खिलाफ वर्जी थी। मजदूरों का काम सिर्फ मेहनत था, फुर्सत का वक्त लेना, वो भी वडेरे के ट्यूबवेल में, एक गुनाह था। लेकिन असल वजह कुछ और थी। कुछ दिन पहले तबस्सुम के वालिद ने वडेरे के बेटे गुलाम मुस्तफा से बिजली के बिल पर बहस की थी। मुस्तफा की अना को ठेस पहुंची और उसने फैसला किया कि बदला लेगा, वालिद से नहीं, उसके छोटे बेटे से। तबस्सुम ने अपने अस्पताल के बिस्तर से मीडिया को बताया, मैं खेत में छुप गया था जब उसने मुझे मारा। मैं भागना चाहता था, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और गंदुम काटने वाली मशीन में डाल दिया। चंद सेकंड्स में मशीन के तेजधार ब्लेड्स ने तबस्सुम के दोनों हाथ चीर डाले। जब मुस्तफा को अपने किए का अंदाजा हुआ तो उसने तबस्सुम को उठाया और गांव के अस्पताल ले गया। वहां कह दिया कि उसका भतीजा है जो एक हादसे का शिकार हो गया। खून भी दिया और फिर चला गया। तबस्सुम के वालिद नासिर जब अस्पताल पहुंचे तो सीधा थाने गए रिपोर्ट दर्ज करवाने।
मगर पुलिस ने कहा कि बगैर मेडिकल रिपोर्ट के केस नहीं खुलेगा। जब रिपोर्ट दी गई तब भी केस रजिस्टर नहीं हुआ। आखिर उनकी मजाल कि अपने साईं के बेटे पर कोई कार्रवाई करे। नहीं, नाजिम जोखियों की कोई प्राइस नहीं थी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू हिम। डिड ही गेट जस्टिस? नो, दीज पीपल आर बैक इन पार्लियामेंट, हिज किलर्स। सो आप अगर एज अ सोसाइटी वी कैन गिव जस्टिस टू द पीपल हु स्पोकन अप, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर हम क्यों कौन बनेगा नाजिम जोखियों? पागल हैं वो, अपने आप को मार रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स। लेकिन ये क्योस एंड फ्यूडल्स की अपनी जमीन तक महदूद नहीं। ये वडेरे इतने दिलेर हो चुके हैं कि ये गांव देहातों के साथ साथ शहरों में भी अपने रंग दिखा रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के शहरों में ये जागीरदार इतने पावरफुल हैं, शहरी जागीरदार और वडेरे, कि वो सैकड़ों लोगों को मरवा देते हैं। किसी एक की पेशी नहीं हो सकती, उनका नाम कोई नहीं ले सकता शहर में। इतने बेरहम और दरिंदगी के साथ वो लोगों को मारते रहते हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं हो सकता। कोई अदालत, कोई इंसाफ, कोई पुलिस, कोई कानून, कोई हुकूमत कुछ नहीं पूछ सकती। वो आम ओहदों पे बराजमा होते हैं। तो ये जागीरदारों की दूसरी शक्ल है, जिसका सिर्फ हुलिया मुख्तलिफ है, जिसकी सिर्फ शक्ल बदली हुई है। अमली तौर पर वो वैसे ही जागीरदार है। आई थिंक जो न्यू जनरेशन ऑफ वडेरे के बेटे आ रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट में भी आ रहे हैं, और वो डिग्रीज लेके बस वो दिखने के लिए, लाइक दिल हैव अ एक्सपेंसिव वॉच एंड सूट, इटालियन होगा, मगर उनकी सोच वही होगी, और उससे या बदतर होगी। बिकॉज नाउ दे नो द लीगल सिस्टम। अगर कोई लॉ पढ़ के बाहर से आया है तो उसको पता है कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ टू मैनिपुलेट द पाकिस्तानी लॉ सिस्टम। सो आई थिंक इट्स मच मोर डेंजरस, बट ऑब्वियसली आई कैंट अम्ब्रेला स्टेटमेंट नहीं कर सकते। मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो बाहर से पढ़ के आए हैं और अपने कम्युनिटी, अपने गाँव को लिफ्ट अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो या पाकिस्तान में कानून विरासत में मिलता है, ये बात हमारे मॉडर्न वडेरे अच्छे से समझ भी गए और इस पर अमल भी करते हैं। यार करप्शन पे हमारा हक नहीं है, और उनका है। जब एक कल्चर बन चुका है, आपका हक है, बिल्कुल हक है। देखें जिन्होंने किया, अब ये कल्चर बन गया है। अगर जो नहीं करता वो तो नुकसान कर रहा है अपना। पिछले कुछ सालों से वडेरा राज काफी बड़े शहरों में तेजी से फैल रहा है, क्योंकि गांव वालों पर बर्बरियत और जुल्म के बाद ये फ्यूडल्स अपने बच्चों की जिंदगी के लिए शहरों का रुख करते हैं। चलिए कराची की ही बात कर लेते हैं। आज कराची में डीएचए के हर सिग्नल, हर गली, हर लेन में आपको वडेरा राज की एक जीती जागती मिसाल नजर आएगी। काले शीशे वाले डाले, जिनके पीछे कम से कम 2 मुसल्ला गार्ड्स और गाड़ी चलाता हुआ ड्राइवर। फेज 8 के ट्रैक्स पर रोज शाम महंगी इंपोर्टेड गाड़ियों का रेस ट्रैक बनता है, जहां गाड़ी से ज्यादा उसके नंबर प्लेट और ओनर की औकात का शो ऑफ होता है। मैंने तकरीबन अपने टीनेज ईयर्स कराची में गुजारे। सो ग्रोइंग अप मेरे स्कूल में भी वडेरे थे, वडेरे के बेटे थे, एंड वी वुड सी के उनकी पजेरो अलग थी, उनके गार्ड्स की पजेरो अलग होती थी। तो उसको देख के फिर बोलते थे साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं। सो आई सॉ के वी वुड हेयर के है ना मर्डर किया है किसी वडेरे के बेटे ने, और वो स्विट्जरलैंड चले गया है, और 2-3 महीने के बाद वापस आया और मर्डर केस खत्म हो गया। So you would hear these stories, and so बहुत important था कि आपकी बैक होनी चाहिए। फड्डा हो रहा है तो बैक होनी चाहिए, कोई बैड एस, कोई वडेरा होना चाहिए आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिसको आप कॉल कर सकते हैं। So the presence of this character was always there growing up. So that's why like पहला जब गाना बनाया भी तो it was about that character, because एक बहुत ही overarching ये personality है हमारी सोसाइटी में, कराची में, and the rest of the Sindh as well. कहने को ये सब एलीट प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश फ्लुएंट, डिजाइनर यूनिफॉर्म्स और इंस्टाग्राम रेडी स्माइल्स के साथ। लेकिन जब आप जरा गहरा देखते हैं तो हर जेस्चर, हर गुफ्तगू और हर इंटरैक्शन में वही पुरानी वडेरा सोच साफ झलकती है। पावर का घमंड, दूसरों को नीचा दिखाने का रवैया, और एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो सिर्फ प्रिविलेज से आता है, कॉम्पिटेंस से नहीं। इसको एक्सप्लेनेशन है। कौन मुझसे ये सवाल पूछ रहा है? किस में ये हिम्मत है कि मुझसे ये सवाल पूछो? मैं उनको क्यों जवाब दे? मेरा उनका जवाब देना बनता नहीं,
यहाँ एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री है, तरबियत नहीं। जहाँ लाइफस्टाइल इम्पोर्टेड है, लेकिन सोच अभी भी उन हवेलियों की दीवारों से बंधी हुई है जहाँ से इनके बाप दादा निकले थे। I would get, messages from सिंध नेशनलिस्ट पार्टीज के हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि मैं सिंधियों को डिफेम कर रहा हूँ, नॉट नोइंग कि आई एम सिंधी एज वेल। सो जैसे हम देखते हैं कि ग्लोबली दुनिया भर में पीपल मेक फन ऑफ देयर ओन कल्चर। you write whatever जो the things you know, so मैं जानता हूँ वडेरा कल्चर, सिंधी कल्चर के साथ साथ, और ये सिंधी कल्चर नहीं है, मतलब अगर आप देखें तो बलोचों में सरदार हैं और पंजाबियों में चौधरी हैं। सो दिस फिगर हैज बीन देयर विद डिफरेंट नेम्स, बट सो आई डिडंट एक्सपेक्ट चेंज और ओवरनाइट। बट उसके बाद थोड़े अरसे बाद शाहरुख जतोई वाला केस हुआ था, सो उसमें फिर इट वाज नाइस टू सी दैट द सॉन्ग बिकेम अटैच्ड टू दैट मूवमेंट के जस्टिस फॉर शाहजेब। सो but then recently again I saw some guy came up to me and he said मैं आपके साथ पिक्चर ले सकता हूँ, आप मुझे जानते हैं। मैंने उसको नहीं पहचाना, and it was a bearded guy, and पिक्चर ली और उसने बाद में बताया कि मेरा नाम शाहरुख जतोई है। and so I mean they're out। मेरा एक कज़न है जो केबल्स लगाता था किसी कंपनी के लिए, और उसको डबल सवारी के लिए पकड़ा था, और उस पुलिस वालों ने उसे गाली गलौज की, उसने भी गाली गलौज की। उन्होंने उसको दूसरा 2-3 केस लगा के और उसको अंदर कर लिया, और 16-17 साल का लड़का ही स्पेंड मेरे ख्याल से 3-4 महीने कराची सेंट्रल जेल में। और वो अंदर से मुझे फ़ोन करता था, किसी से फ़ोन लेके, और वो मुझे बताता था कि आज ये हुआ। और जो हमारे जेल के हालात हैं आपको पता है, एक दूसरे से लड़वाते हैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, और काफ़ी इंटेंस कंडीशंस। और वो वहाँ से जब निकला उस सिचुएशन से, तो वो उसको डिप्रेशन, और वो थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड हो गया था, मतलब उसके अंदर बहुत ही गुस्सा था सोसाइटी के लिए। और उसने जब हम मिले तो उसने मुझे पूरी अपनी कहानी बताई। तो फिर, और जैसे ही मैं जानता था कुछ लोगों को, जैसे मैं पहले बताया कि जो बड़े ख़ानदान के थे और वो मर्डर बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेते थे, पर वो बाहर घूमने चले जाते थे और 1-2 महीने में केस सेटल हो जाता था पैसे दे के, जो अभी भी होता है, ब्लड मनी ये सब पैसे दिए ख़त्म कर ले केस। सो मैंने जब ये इनइक्वालिटी देखी ना कि हमारे लीगल सिस्टम में ये कि गरीब है जो सिर्फ डबल सवारी उसको पता नहीं था बंद है, उसने किसी को लिफ्ट दे दी, और वो इस कंडीशन से गुजर चुका है, और एक अमीर है जिसने इतना बड़ा क्राइम किया है पर वो बाहर घूम के आ गया। ये सब कुछ अगर कोई आम शहरी करता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते, लेकिन ये तो थे फ्यूडल लॉर्ड्स। इनसे सवाल कौन करेगा? जब जुल्फिकार अली भुट्टो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो आखिर ये दूसरी पहल कौन करेगा? इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सवाल ये है कि क्या प्राइवेट स्कूल्स और फॉरेन एजुकेशन भी काफी नहीं इस फ्यूडल मेंटालिटी को तोड़ने के लिए? कब ये फ्यूडल लॉर्ड समझेंगे कि हर इंसान इज्जत और एहतराम का हकदार है? क्या ये मुमकिन है भी या नहीं? 2 चीजें, एक तो घर का माहौल ऐसा है, अगर मैं अपने बाप को देखूंगा कि वो लोगों को लाते मार के और उन पे थूक के और उनको कभी भी मार सकता है, अगर ऐसे ट्रीट कर सकता है, तो वो मैंने नॉर्मल है मेरे लिए वो कोई चीज बुरी नहीं है, या वो it's normal. The way he treats my mother, for example, is how I will treat my wife. अगर वो अपने वो एक घर का माहौल बन जाता है ना, तो अपब्रिंगिंग अगर एक इंसान की ऐसी होगी तो वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, तो वो उसकी कोर पर्सनालिटी तो बन गई है ना बचपन में, तो वो चीज़ को बुरा नहीं समझता। जैसे आप और मैं अगर करप्शन को बुरा समझते हैं तो उनको करप्शन लगता है उनका हक है, सो उनका एक नॉर्मल है कि यार जॉब्स तो मुझे बेचनी है ना, मैं मतलब अगर गवर्नमेंट पावर मिला है तो उससे कुछ कमाना तो है ना, मैंने पैसे लगाया है, उनकी ये लॉजिक होती है। आप उनसे अगर बात करें तो समझ से बाहर तो ये बात है कि इनके अंदर ये जुल्म परवान कैसे चढ़ता है।
खुद वेस्टर्न वैल्यूज एंजॉय करने वाले इक्वालिटी और रिस्पेक्ट फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं समझ पाते? हजरत अली को कॉल है कि जस्टिस जिस सोसाइटी में नहीं होगी वो सोसाइटी प्रिवेल नहीं कर सकती, और दैट्स ट्रू। अगर कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे, अगर मैं पैसे देके मर्डर करके पैसे देके निकल सकता हूँ, सो फिर मुझे कौन रोकेगा? देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस, घर वाले बोल रहे हैं सही कर रहा हूँ, सो फिर व्हाट्स होल्डिंग मी बैक? नथिंग। व्हाई शुड आई चेंज? जो पावर ये एंजॉय कर रहे हैं, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा या हालात के साथ वक्त बदलेगा? देखिए, फ्यूडल निज़ाम जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि कमज़ोर हो भी रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, तालीम आ रही है, डिजिटल ने जो है हमारे नौजवान नस्ल की आंखें खोली भी हैं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि जहाँ पे एक ऐसी पार्टी जिसने कभी फ्यूडलिज्म के ख़िलाफ़ नारा लगाया था 70s में, लेकिन अब वो फ्यूडलिज्म को इनडायरेक्टली परपेचुएट कर रही है, क्योंकि अगर उस पार्टी में ख़ानदानों की हुकूमत है, हर ज़िले में हर तहसील में ख़ानदान है जो मुसलसल इलेक्शन जीतते आ रहे हैं बाय हुक और क्रुक, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि शायद ये निज़ाम कमज़ोर नहीं मजबूत हो रहा है। मेरा ख्याल है कि दोनों रियलिटीज़ पैरेलल हैं, साथ साथ चल रही हैं। इन द लॉन्ग टर्म मेरा अपना ये ख्याल है कि जैसे जैसे हमारे नौजवान एजुकेट होंगे, उनका जहन खुलेगा, वो पूरी दुनिया पे उनकी अब नज़र है, वो सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट या सूबे या मुल्क को नहीं देख रहे, तो तब्दीली आएगी। थिंग्स हैव टू चेंज। ये सिस्टम इस तरह से बहुत ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। आप देखते हैं उनको कि वो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और सब कुछ पार्टियां कर रहे हैं, और गांव में जाके शलवार कमीज़ पहन के और साईं बन जाते हैं कि हम बहुत अच्छे अल्लाह वाले लोग हैं। सो यू सी दैट ऑलवेज इट्स एन एक्ट, दे आर सेलिंग एन एक्ट, एंड द थिंग इज दैट अब लोगों को पता चल गया है, अभी जो गांव वाला भी है उसको भी पता चल गया। सोशल मीडिया, फेसबुक सबके पास है। अगर आप एक वडेरा यूएस जाके कोई पार्टी कर रहा है और वीडियो लगा रहे हैं तो उसको पता है कि मेरा वडेरा क्या कर रहा है। बट इट्स अ मजबूरी, राइट? अगेन अल्टरनेट हमें देना पड़ेगा। वी कैंट ब्लेम द पीपल हु आर अंडर देम। वी हैव टू टॉक अबाउट द अप्रेसर, नॉट द अप्रेस्ड पीपल, बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑप्शन। आप अगर उनको ऑप्शन दें, बेटर कंडीशंस दें, दे विल ऑब्वियसली गो फॉर इट। और एक पैगाम मेरे सिंधी बहन भाइयों के लिए, केतिरियूं सदियूं गुज़री वई ऐं तव्हां पंहिंजी गिची गुलामी जे कंधे में जकड़ी रखी। तव्हांजी ज़मीन, तव्हांजो पाड़ी, तव्हांजो मुस्तक़बिल सभु तव्हां हिननि वॾीरनि जे हथनि में विकिणी छॾियो, जेका तव्हांजी मिट्टी खे लुटी पंहिंजी हवेलियूं ठाहिनि था ऐं तव्हांजे ॿारनि खे बुख में मरण ॾियण था। तव्हांजी क़िस्मत जो फ़ैसिलो तव्हांजो वोट नथो करे, तव्हांजो डपु थो करे। तव्हां पंहिंजी धीअनि जी इज़त हिन वॾीरनि जे फ़ैसिलनि सां तोलो था ऐं पंहिंजे पुटनि खे नौकरियुनि लाइ हिननि जे दरनि ते बेइज़त करायो था। छा तव्हां विसारी छॾियो आहे त ही मिट्टी तव्हांजी माउ आहे, ही सिंधु दरिया तव्हांजो रतु आहे, ही हवा तव्हांजो साह आहे, ऐं जिन्हनि मां विकिणी, रतु विकिणियो, साह विकिणियो, हुननि जो नालो जीअरे माण्हुनि में नथो लिखियो वञे। जेकॾहिं तव्हां अॼु बि चुप रहियो, तव्हां रुगो पंहिंजे लाइ न पर पंहिंजी ईंदड़ नस्लनि जा बि क़ातिल थींदो। जीअं जी थी मरां त सो मरां, जेको सच साथ सो साथ भरां। खुदा हाफ़िज़।